सर के मोबाइल में आएगा क्या? सेटिंग जो आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट को आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं आपको सर सुन पा रहा हूँ। 2 मिनट में कनेक्ट हो रहा है। 2 मिनट अच्छा, जी जी। कहाँ से आएगा ये इसको? ओके। हाँ नमस्कार सर नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय अनंत आपको हाँ बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आज हाँ का संजय जी कार्यक्रम आरंभ नमस्कार। करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं डॉक्टर संजय अनंत अपने कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ। आप सभी दर्शक जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं देश विदेश से, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि यह कार्यक्रम जो है 16 से अधिक पेजों में जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जिसके कारण जो है नीदरलैंड, मिडिल ईस्ट, यूरोप में और आपका मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह जो है कार्यक्रम देखा जा रहा है। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कारण ये है कि ये कार्यक्रम मनोरंजन का नहीं है, इसमें जो कार्यक्रम में जुड़ते हैं वे सब वे लोग होते हैं जिनका साहित्य में, संस्कृति में बहुत गहन रुचि होती है। तो ऐसे सभी बुद्धिजीवियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं हम आपसे हमेशा मैं वादा करता हूं कि जो प्रश्न आपके मन में है, जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, आप अपने नाम के साथ कमेंट्स में अवश्य लिखिए। मैं जो मुख्य अभ्यागत है उनके समक्ष जो है आपका प्रश्न जो है अवश्य रखूंगा और वे उसका उत्तर देंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, दलगत राजनीति से संबंधित प्रश्न नहीं करिएगा, क्योंकि यह मेरे कार्यक्रम में जो है वो मैं पसंद नहीं करता हूं और यह मेरे कार्यक्रम की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अभ्यागत हैं आप छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पहचान, सांसद सदस्य, पूर्व केंद्रीय व छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पूर्व मंत्री, जननायक, अपने क्षेत्र के लाडले जनप्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ राज्य के हित और संवर्धन के लिए सदा सजग रहने वाले प्रखर राष्ट्रवादी, और सबसे बड़ी बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के चहेते मेरे परम आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में। तो मित्रों अपने आपको मैं एक बात बताऊं कि मराठी में छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा भी कहा जाता है। जानता राजा का अर्थ ही होता है कि किंग हु अंडरस्टैंड द पीपल, यानी ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को, अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों की हर बात को समझता हो, बिना बोले उनकी उनकी बात को समझता हो, उनके मध्य काम करता हो और उनके बीच का ही एक व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जीता हो। तो ऐसा ही आदर्श जो है हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी का भी रहा है। जाणत राजा वाला जो छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श है, वो अपने जीवन में उसका पालन करते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जनता की समस्या है, आप उनसे पूछिए तो बता देंगे, उसका समाधान भी बता देंगे। और जो सरकारी व्यवस्था है उसके ऊपर पूरा प्रेशर डालते हैं कि उसको कितनी जल्दी जो है उसे सॉल्व कर लिया जाए। तो वो आम व्यक्ति, आम आदमी के जो है वो के बीच से उठा हुआ व्यक्ति है। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति, उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके क्षेत्र के लोग हैं, वो उन्हें कभी पराया नहीं समझते। उन्हें महसूस होता है, उन्हें ऐसा अनुभूत होता है कि वो उनके अपने मध्य के ही हैं। तो चूंकि मित्रों आज का जो हमारी श्रृंखला है बहुत विशेष है, इसलिए क्योंकि आज एक विशिष्ट जननायक जो है, एक राष्ट्रीय स्तर का नेता हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। तो उनकी गरिमा के अनुरूप जो है मैंने आज कुछ विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से वे कुछ यक्ष प्रश्न जो है वो आदरणीय बृजमोहन जी के समक्ष रखेंगे और बृजमोहन जी उसका प्रत्युत्तर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और
ये जो हस्तियां हैं मित्रों, ये अपने अपने क्षेत्र की, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही पहचान रखती है, इनका अपना महत्व है और अपने अपने कार्य क्षेत्र में इनकी अपनी निजी पहचान है। आप हमारे साथ हैं डॉक्टर रमा शर्मा जी। आप टोक्यो जापान से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप जो है जापान की नागरिक बन चुकी हैं, पिछले गत 20 वर्षों से वहां रह रही हैं। जापानी भाषा की हिंदी और पंजाबी भाषा की आप ज्ञाता हैं और साहित्यकार हैं, और सबसे बड़ी बात हिंदी की प्रथम पंक्ति की सिपाही हैं। मेरा अनुरोध है कि किसी को म्यूट कर ले, आवाज जो है वो गूंज रही है, म्यूट कर ले अगर किसी ने माइक ऑन किया हुआ हो तो व्यवधान आ रहा है, माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए जी। नहीं, तो मुझे लगता है 2 डिवाइस से जुड़े हैं इसलिए आवाज फॉलो कर रही है, एको कर रही है। उनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो हिंदी के लिए भी है। आप सोचिए कि जापान जैसा देश जहां पर हिंदी जो है ना समझी जाती है ना बोली जाती है, ऐसे देश में वो हिंदी की पत्रिका निकालती है जिसका नाम है हिंदी की गूंज। और इस पत्रिका में मित्रों जो प्रवासी भारतीय है उनका साहित्य छपता है, उनके संस्मरण छपते हैं, उनकी कविताएं छपती हैं, तो हिंदी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी डॉक्टर रमा शर्मा जो है टोक्यो जापान से हमारे बीच में जुड़ी हुई है। और अब मैं दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि से परिचय करा रहा हूँ, डॉक्टर रितु नंदन पांडे जी। आप विश्व हिंदी संगठन की अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, द फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट की यूरोप की ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आप भी अब भारत की नागरिक नहीं है, आपने नीदरलैंड की नागरिकता ले ली है और डच भाषा की विद्वान है, और उसका जो उत्कृष्ट साहित्य है, चाहे बच्चों का हो, चाहे कहानी हो, कविताएं हो, उस उत्कृष्ट साहित्य का आपने हिंदी में अनुवाद किया है। भारत जो है वो ब्रिटिश था, वैसा ही नीदरलैंड जो है, वैसा ही जो सूरीनाम करता था। तो नीदरलैंड है सूरीनाम, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे सनातनी हिंदू भाई रहते हैं, तो उनके मध्य हिंदी के प्रचार प्रसार का पुनीत कार्य भी जो है नंदन पांडे जी कर रही है। नियमित क्लासेस लेती है हिंदी को सिखाने के लिए। तो आप देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीदरलैंड की नागरिक होने के बाद भी अपनी हिंदी से, अपनी सनातन संस्कृति से उनको कितना गहन प्रेम है। अनेक पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित है, और सबसे मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरी अभिन्न मित्र भी हैं। अब मैं आपका परिचय करा रहा हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई तुल्य हैं और आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी से भी वो भली भांति परिचित हैं श्री धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव जी। आप सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और द फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपकी गणना देश के कानूनविदों में होती है। तो नमस्कार अग्रवाल साहब, भाई साहब नमस्कार। श्रीवास्तव जी भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौथे जो है गेस्ट है, आज के अतिथि है, विशिष्ट अतिथि, वो है डॉक्टर उनके विषय में बताना मानो जो है सूरज को रोशनी दिखाने की तरह ही होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है डॉक्टर पुनीत बिसारिया के विषय में ना जानता हो। उनके अनेक शोध कार्य हैं और हिंदी साहित्य और भाषा में उनका योगदान अतुलनीय है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो झांसी में स्थित है, उसमें आप जो है हिंदी के प्रोफेसर हैं और द फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उसके संस्थापक भी हैं। ऐसे विद्वान श्री पुनीत बिसारिया जी भी आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। वे भी जो है हमारे जो आज मुख्य अभ्यागत हैं डॉक्टर बृजमोहन अग्रवाल जी, उनसे यक्ष प्रश्न करेंगे। तो और मैं छत्तीसगढ़ से भी एक परिचय दे दूं। छत्तीसगढ़ से मेरे एक छोटे भाई हैं प्रवीर भट्टाचार्य जी, वो भी उपस्थित हैं। आप जो है बड़े सिद्धांतवादी पत्रकार हैं और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न जो है वो उनके मन में है और वो निश्चित ही जो है वो यक्ष प्रश्न जो है आदरणीय जो है वो बृजमोहन अग्रवाल जी के समक्ष रखेंगे। तो मैं बिना विलंब किए कार्यक्रम आरंभ करता हूं। तो मित्र, होता क्या है कि जो लोग मेरे कार्यक्रम में पहले आए हैं वो जानते हैं कि जो मुख्य अतिथि होते हैं, मुख्य अभ्यागत होते हैं, उनके विषय में मैं एक टिप्पणी करता हूं। तो आज की जो मेरी टिप्पणी है वो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि मैंने कितना सही लिखा है या कितना गलत लिखा है, या कुछ सही लिखा है कुछ गलत लिखा है। मेरी टिप्पणी अवश्य सुनिएगा। संस्कृति और वैचारिक आंदोलन की परिधि में संस्कृति और वैचारिक आंदोलन की परिधि में बृजमोहन जी का अपना चिंतन है, जो पुस्तकीय न होकर यथार्थ की अग्नि में स्वर्ण सम तप कर निखरा है। समाज की यूनिवर्सिटी में जन समुदाय के मध्य खड़े होकर
उनके विकास के लिए निरंतर चिंतन व संघर्ष कर आपने जननायक की डिग्री प्राप्त की है। ये मेरी आज की टिप्पणी है उनके लिए। मैं एक बार पुनः पढ़ देता हूँ। संस्कृति और वैचारिक आंदोलन की परिधि में बृजमोहन जी का अपना चिंतन है, जो पुस्तकीय न होकर यथार्थ की अग्नि में स्वर्ण तप कर और दिख रहा है। समाज की यूनिवर्सिटी में जन समुदाय के मध्य खड़े होकर उनके विकास के लिए निरंतर चिंतन व संघर्ष कर आपने जननायक की डिग्री प्राप्त की है। ये मेरी आज की टिप्पणी है। और एक पश्चिमी विचारक हैं, उनकी टिप्पणी भी उनको भी मैं कोट कर रहा हूं, क्योंकि वो बृजमोहन अग्रवाल जी के व्यक्तित्व से मेल खाती है। जॉन क्वेंसी एडमंड्स के अनुसार, इफ योर एक्शन इंस्पायर्ड अदर्स टू ड्रीम मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर। मैं फिर से पढ़ता हूं। इफ योर एक्शन इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर। अगर मैं हिंदी काल में इसका अनुवाद करूं तो ये होगा कि अगर आपके काम दूसरों को ज्यादा सपने देखने, ज्यादा करने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो निश्चित ही आप एक श्रेष्ठ लीडर हैं। ऐसा जो है जॉन क्वेंसी एडमंड्स, जो पश्चिमी विद्वान है, उनका कहना है। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी टिप्पणी पर चिंतन करेंगे, जो मैंने बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए करी है, और आप में से अधिकांश उससे सहमत होंगे। तो अब मैं बिना विलंब किए जो है आज का कार्यक्रम आरंभ कर रहा हूं। आप आदरणीय अग्रवाल जी मेरे प्रश्न के उत्तर ऐसा मान के चलता हूँ। आदरणीय अग्रवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। जी। जो मेरा जो पहला प्रश्न है, देखिए मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो हमारे अतिथि किसी का बृजमोहन अग्रवाल जी के अतिरिक्त आप सभी लोग म्यूट कर लें, ताकि जो आवाज जो है गुंजित ना हो। मेरा सभी से अनुरोध है, एक बार आप कर लीजिए, फिर जी, ताकि जो है आवाज सबको साफ सुनाई दे। जी, तो मेरा जो है अग्रवाल जी आपसे पहला प्रश्न है, तो मैं आपको अतीत में लेके जा रहा हूँ। जब आप युवा थे, हल्की हल्की मूछ दाढ़ी आई होगी, ठीक है, और आप संघ में के कार्यक्रमों में भी जाया करते थे, ऐसा मेरे जानकारी है आपके विषय में। और आप विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे मेरी तरह। तो विद्यार्थी परिषद की गर्मा गर्मी, पुलिस से झड़प, अपने परिषद में जो अभ्यास वर्ग वगैरह होते हैं, वो पुराने साथियों की खट्टी मीठी यादें। तो मैं आपको अतीत में लेके जा रहा हूँ। एक युवा बृजमोहन अग्रवाल जी से मैं बात कर रहा हूँ। उस समय की स्मृतियां आपकी क्या है, आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी। देखिए, अगर मैं आपके सामने बताना चाहूं तो 16 साल की उम्र में ही जब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब एक शिक्षक जिन्होंने कहा कि जो ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे उनको फेल कर दिया जाएगा। और पहला वो स्कूल का वाकया था कि छात्रों को लेकर धरने में बैठे उन शिक्षक के खिलाफ आंदोलन किया, और वहां से स्कूल में लोग नेताजी कहने लगे। उसके बाद में कॉलेज में पहुंचे। कॉलेज में पहुंचने के बाद विद्यार्थी परिषद में आए, छात्र राजनीति में आए, और उस जमाने में बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर आंदोलन होता था। कभी अंग्रेजी हटाओ का आंदोलन, कभी सिलाई का जो रेट है वो कम किया जाए, इसके लिए आंदोलन। और उस जमाने में तो आज हम जितनी व्यवस्थाएं देखते हैं, कॉलेजों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। तो वहां से राजनीति की शुरुआत हुई। सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक आंदोलन, संघर्ष, लड़ाइयां। और उस समय तो क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार होती थी, कांग्रेस पार्टी, और दूसरी कोई पार्टी तो होती नहीं थी। और उस समय संघर्ष करना, आंदोलन करना, और आंदोलन के बीच में डंडे खाना, लाठी खाना, जेल में जाना, और एक बार तो आयुर्वेद को मेडिकल के समकक्ष दर्जा देने के लिए और कालकोठरी में भी रहना पड़ा। तो ये पूरी पुरानी यादें हैं। और उसके बाद में फिर बीजेपी के युवा विंग में आ गए, युवा मोर्चे में आ गए। युवा मोर्चे में संघर्ष करते करते उस समय अब छत्तीसगढ़ हो गए, उस जमाने में मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश में हमारी राजनीतिक जड़ें, सार्वजनिक जीवन के संघर्ष की जड़ें रही हैं, और वहां से शुरू हुआ। और फिर 90 में पहली बार कुशाभाऊ ठाकरे उस समय होते थे,
जिन्हों के जी कारण आज पुराने मध्य प्रदेश में अगर कहेंगे तो संगठन की जड़ें मजबूत हैं, छत्तीसगढ़ में भी मजबूत हैं। तो जी कुशाभाऊ ठाकरे जी ने बीजेपी में आने के लिए आग्रह किया और बीजेपी में आ गए और 90 में पहली बार टिकट मिली और 90 से लेकर आज तक, आज 2026 चल रहा है, जी जी 8 बार विधायक रहने का, 5 बार मंत्री रहने का जी और अभी सांसद रहने का मौका मिला है। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि परिषद से जैसे आप जुड़े रहे, तो परिषद के किसी राष्ट्रीय आंदोलन में भी आपने उस समय के कोई राष्ट्रीय आंदोलन आपको याद आ रहा है जिसमें आपने भाग लिया हो? सभी प्रकार के परिषद के जी जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं, जी जी सभी आंदोलनों में भाग लेने का अवसर मिला। जी अरुण जेटली जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे तो आगरा के अधिवेशन में अच्छा भाग लेने का अवसर मिला। जी और जी इस प्रकार से कॉलेज की राजनीति करते हुए हमारे आदरणीय गोविंदाचार्य जी के साथ काम करने का अवसर मिला। रायपुर में बड़ा अधिवेशन हुआ था, जी जी आदरणीय केलकर जी के साथ में काम करने का अवसर मिला। तो ऐसे बहुत बहुत सारे सारे आंदोलन हैं जिन जी आंदोलनों में भाग लेने का अवसर मिला है अच्छा। विद्यार्थी परिषद में काम करते करते। एक एक निजी प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं आपके आपके जो पुराना जो आपका व्यवसायिक स्थल था आपके पिताजी का, वो मैंने देखा है। तो ये बताइए कि ठीक है, आपकी राजनीति में रुचि आ गई, आप युवा थे, आप छात्र आंदोलन से जुड़ गए। तो जैसा कि व्यापारिक घरों में होता है कि कभी पिताजी ने ये नहीं कहा कि भाई क्या बेकार की नेतागिरी में लगे हो, दुकान में बैठो और समय बर्बाद कर रहे हो। परिवार का सहयोग मिला है या परिवार की तरफ से शुरुआत में विरोध था कि भाई आप? देखिए, शुरुआत के दिनों में तो डांट भी खानी पड़ती थी, कभी कभी मार भी खानी पड़ती थी जी जी और ये होता था कि इन सबसे कुछ नहीं मिलने वाला है। जी जी परंतु जब ये देखा कि कोई लोगों के हितों के लिए, छात्रों के हितों के लिए, जनता के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अन्याय जी के जी खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, अत्याचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, जी तो जी फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस शुरू हुआ। और फिर जी ये हुआ कि घर के लोगों का ये कहना कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे घर की बदनामी हो। जी और जी धीरे धीरे फिर घर का सपोर्ट मिलने लगा जी और वो सपोर्ट मिलने लगा तो जी। फिर अंदर से उत्साह भी आया और उत्साह भी आया तो आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो अभी हमने अतीत की यात्रा की, हम जो है बृजमोहन जी के साथ उनके अतीत में गए थे, अब हम वर्तमान में आ रहे हैं। और अब जो मेरा प्रश्न है, आप में से जितने लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, साहित्य संगठन है, आर्य संगठन है, जिसमें भी काम करते हैं, उन सबको अभी इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी गुरु मंत्र देने वाले हैं। तो मेरा प्रश्न भी ध्यान से सुनिएगा और उसका जो उत्तर देंगे वो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें उनका वर्षों का अनुभव है, वो आपको जानने का अवसर मिलेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक जीवन में सफल होने के लिए क्या करना होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि स्कूल में मास्टर जी ने घोषणा करी कि भाई अगले सप्ताह टेस्ट होंगे, ठीक है। तो कुछ छात्र तो प्रसन्न है क्योंकि उन्होंने होमवर्क किया है, मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, परंतु अधिकांश छात्रों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, क्योंकि उनके चेहरे बता रहे हैं कि भाई घोर चिंता में है। तो हमारे जो बृजमोहन जी हैं, वो पहली श्रेणी वाले विद्यार्थियों में आते हैं जो साल भर काम करते हैं, जिन्होंने होमवर्क किया। तो अगर कल्पना करिए कि आज उनको अभी चुनाव आयोग से फोन आए कि भाई साहब अगले महीने की 10 तारीख को रायपुर में चुनाव होंगे, तो उनका उत्तर होगा कि भाई मैं तो तैयार हूं। दूसरे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको याद होगा कि अभी के चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ वर्ष पूर्व का जो चुनाव रहा है, तो उसमें बहुत सारे दिग्गज चुनाव हार गए थे, लेकिन आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी अच्छे भारी मतों से उस समय भी वो जीते थे। तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, वो जीत ही जाते हैं। और जो उनके विरोध में खड़ा होता है, उसको ये मालूम होता है कि उसको औपचारिक रूप से खड़ा किया गया है, उसको हारना ही है। तो जनता के बीच में इस अद्भुत लोकप्रियता का राज क्या है और वो कैसे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपना ये स्थान जनता के मध्य बनाया है, इसका वो उत्तर देंगे। और यही गुरु मंत्र है जो आप सबको सुनना चाहिए, जो सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहते हैं। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप जब सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो आप अपने स्वार्थ के लिए काम मत करिए जी आप लोगों के हितों के लिए, लोगों के स्वार्थ के लिए आपको काम करना पड़ेगा।
और आपको लोगों के हितों को पूरा करने के लिए अपने स्वार्थ को भी तिरोहित करना पड़े तो उसको भी तिरोहित करना पड़ेगा। घर के लोगों से डांट खाना पड़ेगा, घर के लोगों से गाली खानी पड़ेगी, घर के लोगों की नाराजगी देखनी पड़ेगी, परिवार भी नाराज होगा। और देखिए, सार्वजनिक जीवन में संबंध सबसे बड़ी चीज है जी, कि आपको संबंध बनाने चाहिए। अब मेरे साथ में जो स्कूल के जमाने के हमारे साथी थे वो भी आज जुड़े हुए हैं, कॉलेज के जमाने के जो साथी थे वो भी जुड़े हुए हैं, मेरे बचपन के जो मित्र हैं जो पुराने घर में हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, जी जी जी, उस एरिया के रामसागर पारा कहते हैं उसको, वहां के जो पुराने मित्र हैं वो भी आज लगातार मिलते हैं, कॉलेज के मित्र भी मिलते हैं। कॉलेज के जमाने में छात्र राजनीति में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, साइंस कॉलेज, यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते थे वो भी उस जमाने में साथ में आते थे आंदोलनों में, तो वो भी आज देश भर में जहाँ कहीं पर भी हैं उनसे भी संबंध बने हुए हैं। जब मौका मिलता है तो उनको सबको याद करते हैं, वो भी हमको याद करते हैं। तो जीवन में संबंध सबसे बड़ी चीज है। जो संबंध को निभाएगा वो सार्वजनिक जीवन में लोगों के बीच में पैठ बना पाएगा। और जो सिर्फ अपने स्वार्थ में उलझा रहेगा कि जब काम है तभी हम लोगों को याद करेंगे और बाकी समय याद नहीं करेंगे तो फिर आपको लोग नहीं पूछेंगे। इसलिए संबंधों को निभाना और संबंधों को बनाए रखना, आज 40 साल 50 साल बाद भी जो लोग मिलते हैं उनके साथ में संबंध बने हुए हैं। तो संबंध सबसे बड़ी चीज है और स्वार्थ को छोड़कर लोगों की सेवा करना, लोगों के दुख में सुख में शामिल होना। अब जैसे लोग ये मानते हैं कि मुझे 25 शादी के कार्ड भी आए हैं जी, और रात को 2 भी बज गए हैं और मैं रायपुर में हूं तो सबको विश्वास होता है कि मैं वहां पहुंचूंगा, भले रात को 1 बजे पहुंचूं, 2 बजे पहुंचूं, 3 बजे पहुंचूं। तो एक ये जो विश्वास होता है जी, ये सबसे बड़ी चीज है। आज सबसे बड़ा संकट कोई है तो वो विश्वसनीयता का संकट है, विश्वास का संकट है। आज लोग पद पर पहुंचने के बाद अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए, हम आम आदमी से अलग हो गए, हम ऊपर उठ गए, तो वो फिर हवा में चलते हैं, जमीन पर नहीं चलते हैं। और इसीलिए तो मित्रों जो भी हम लगातार देख रहे हैं जी, वो अभी जो बृजमोहन जी ने गुरु मंत्र दिया है उससे सहमत होंगे। और मैं चाहता हूं कि जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो बृजमोहन जी जैसे अनुभवी जो है मैनेजमेंट गुरुओं को बुलाए। मैंने उन्हें मैनेजमेंट गुरु इसलिए कहा कि देखिए उनके पास जो अनुभव रहा, जो उनके विचार रहे, वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए बहुत आवश्यक है। जो नए बच्चे हैं जो एमबीए कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में जाएं या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, अगर उन्हें किसी भी टीम का लीडर बन के काम करना है, समाज में कहीं नेतृत्व देना है, तो बृजमोहन अग्रवाल जी के जो विचार हैं उसको आत्मसात करना होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो इनके अनुभव का लाभ उठाएं। और ये वास्तव में एक आश्चर्य का विषय नहीं है, इसके पीछे जो है उनका जो है वो हार्ड वर्क है, उनकी कड़ी मेहनत है और अपने क्षेत्र की जनता से, आम जनता से उनका संपर्क है। इसी कारण कभी भी चुनाव हो, कोई भी पार्टी की लहर हो, वो अपने चुनाव क्षेत्र में जीत जाते हैं। ये उनका जनता का जो आशीर्वाद मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है। तो ये जो मैनेजमेंट है उनका, और ये जो उनकी जो क्वालिटी है, ये हम सबके लिए जो है वो आदर्श है। और हमको ये बात पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी हम इसको हम सोच सकते हैं। चाहे आप किसी भी विचारधारा को मानते हो, आप इसको सीख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में सफल हो सकता है। वही गुरु मंत्र उन्होंने हमें अभी दिया है। तो अब मैं वापस जो है पुनः उनके निजी जीवन की तरफ लौट रहा हूँ। तो विजयवन जी, पुस्तकें पढ़ने का शौक आपको रहा होगा, आप पढ़ते भी हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। तो भाई ये बताइए कि कुछ पुस्तकें ऐसी होती है कि जो हमें हमेशा याद रह जाती है कि साहब ये पुस्तक मैंने पढ़ी थी और वो मेरे जीवन में, मेरे चित्त में समा गई। तो ऐसी कोई पुस्तक या पुस्तकें आपके ध्यान में हो, ऐसे कोई लेखक ध्यान में हो जिनसे आप ज्यादा मुझे तो उनका शेयर करिए, उनके नाम बताइए जी। ज्यादा मैं तो महापुरुषों के जीवन को पढ़ना में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ न कुछ सीखने मिलता है। और देश और विश्व की काल परिस्थितियों के बारे में जो जानकारी है, पुराने इतिहास के बारे में जानकारी है, तो ये सब चीजें पढ़ना कोई
मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई उपन्यास पढ़ना चाहिए, कोई जासूसी किताब पढ़ना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि देश काल परिस्थिति और हमारे जी, देश का इतिहास, इन सब चीजों जी, की जानकारी हमें होना चाहिए, हमें शास्त्रों की जी, जानकारी होना चाहिए। तो इन सब जी, चीजों का अध्ययन, उनकी समीक्षा, उनकी मीमांसा, उसके बारे में जी, होने वाले लेक्चर, इनको सुनना और जी, इनको पढ़ना, ये मुझे जी, ज्यादा उचित लगता है। क्योंकि जी, पिछले लगभग 36 सालों से, तो 37 सालों से जी, मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ। जी, एमएलए रहा हूँ, जी, मंत्री रहा हूँ, अब जी, सांसद हूँ। जी, बहुत ज्यादा पढ़ने का समय तो नहीं मिलता है। जी, फिर भी जब मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसमें लेख आते हैं जी, और कुछ किताबें भेंट में मिलती है, जी, कुछ जगह लेक्चर देना है, भाषण देना है, जी, तो उस समय पढ़कर जाना जी। ये ज्यादा अच्छा है कि अगर तथ्यों के साथ में हम कुछ बोलेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। और ज्ञानवर्धक चीजों को पढ़ना ये मेरे स्वभाव में है, उसको मैं पढ़ता क्या हूँ। बात है! बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि अब तो बहुत व्यस्त रहते हैं, आप संसद सदस्य थे, अभी इसके पहले भी आप जो है अनेक पदों पर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब आपके पास व्यक्तिगत जीवन के लिए समय नहीं मिलता है। पर मैं एक पूछ रहा हूँ कि कॉलेज के समय या जब नई-नई आपका आपका विवाह हुआ था भाभी जी के साथ, फ़िल्म वगैरह देखने जाया करते थे? फ़िल्मों का कोई शौक है आपको? बहुत ज्यादा शौक नहीं है, साल 2 साल में, 4 साल में कभी फिल्म देखने जाते हैं, पर वो फिल्म भी ऐसा नहीं है। फिल्म अच्छा, जाना भी नहीं मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बृजमोहन जी, मैं पहले नहीं। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं युवा बृजमोहन जी की बात कर रहा नहीं, हूँ कि युवा भाई के जमाने भाभी जी में आई भी, थी, लेकर युवा के लेकर पिक्चर देखने के लिए जाते थे कि नहीं? जी। युवा के जमाने में भी फिल्म जाते थे तो मित्र मंडली के साथ जाते थे, तो देखना कम अच्छा, होता था, मस्ती करना ज्यादा होता था। और अभी भी जाते अच्छा, हैं तो मित्र मंडली परिवार के साथ जाते हैं, तो वो अच्छा, फिल्म में 2 घंटा साथ में बैठना और पिकनिक मनाने जैसा होता है। कोई अच्छा। बहुत ज्यादा फिल्म देखना, कोई बहुत फेमस फिल्म है जो देश से जुड़ी हुई है, हुँ, हुँ। समाज से जुड़ी हुई है, परिस्थितियों से जुड़ी हुई है, तो ऐसी फिल्में जी। देखने जाते जरूर हैं, पर फिल्म देखने का कोई बहुत शौक नहीं है। अच्छा, कुछ जैसे जैसे कि आप कार में कहीं जा रहे हैं या कहीं खाली बैठे हुए हैं, तो कुछ म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं? कोई पुराने गाने वगैरह कोई बहुत आपको पसंद हो, कोई सिंगर ऐसे? जिसको जो आपको आपको पसंद हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के हों या छत्तीसगढ़ के बाहर के हों। कोई भी ऐसा सिंगर आपको पसंद हो या नहीं, छत्तीसगढ़ी पुराने गाना हो या गाने सुनने का तो शौक है, और अच्छा, पुराने गाने भी सुनते हैं, जी, पुराने फिल्में भी देखते हैं, जी, गजल वगैरह भी सुनना अगर मौका मिल गया जी। तो भजन सुनना, गजल सुनना। कवि सम्मेलन का ज्यादा शौक है, कवि सम्मेलनों को क्या सुनना बात! ये। हाँ, हाँ। और क्योंकि जी, मुझे 15 साल तक कल्चर मिनिस्टर रहने का अवसर मिला, तो 100 से जी, जी, ज्यादा कवि सम्मेलन करवाने का भी अवसर मिला, और उसमें ये सब जी, चीजें देखते रहे हैं। और कवियों जी, के साथ में मित्रता भी है, दोस्ती भी है, और जी। लगातार इसमें शामिल हो। अब एक गंभीर प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं अग्रवाल जी, और आशा है कि आप इसका उत्तर देना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या थी, अब जो लगभग खत्म होने के कगार पे है, या अगर मैं ये कहूँ कि खत्म हो गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत ही छुटपुट रह गया है। नक्सल समस्या लगभग खत्म है, किंतु विदेशी शक्तियां हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सक्रिय हैं। आप इससे सहमत होंगे, बहुत फंड आ रहा है विदेशों से, और गांव-गांव में जो है वो हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है, मतांतरण की ओर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है, और वो विदेशी शक्तियाँ बहुत सक्रिय हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे 2 तरह से है, सामाजिक तौर पर हम क्या कर सकते हैं और सरकारी तौर पर इस विषय पे क्या किया जा सकता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ये सांस्कृतिक अतिक्रमण हो रहा है, ये निश्चित ही हम छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, धर्मांतरण सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, जी, पूरे देश के लिए एक बहुत ही कठिन विषय भी है, और देश की डेमोग्राफी बदलने वाला विषय है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आज अगर वहां पर अशांति है तो ड्यू टू धर्मांतरण है। जी, यहाँ पर भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग ज्यादा हैं, गरीबी है, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश का आदिवासी इलाका हो। इन सब स्थानों पर
लोभ लालच देकर, लोगों को भयाक्रांत कर कर और साथ में उनको दकियानुसी बनाकर उनको अब आप की एक यीशु की मूर्ति लकड़ी की बनाई और एक भगवान की मूर्ति जो है वो धातु की है। उन्होंने कहा कि देखो धातु की मूर्ति, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही बिल्कुल आ रही है। पिक्चर नहीं आ रहा है। तो जो आगे धातु की मूर्ति डूब गई और लकड़ी की मूर्ति तैर गई, तो बोले देखो यीशु मसीह की मूर्ति तैर रही है। तो गांव के लोगों को इस प्रकार की भ्रांतियों में रखना और लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करना, और इसका बहुत भारी मात्रा में विरोध भी हो रहा है। अभी तो यहाँ तक कि बस्तर जैसे सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है उनके शव को दफनाने या जलाने तक नहीं दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक ये सब मामले गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद में विदेशी जो फंड आता है उसके ऊपर में बहुत कुछ रोक लगाई भी गई है। लगातार लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ये धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है, क्योंकि जहां जहां पर देश में आबादी में परिवर्तन आया है वहां पर अशांति है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत बड़ा कारण है, तो यही कारण है, और हमको सबको इसमें सचेत रहने की जरूरत है। अगर हम भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत की राष्ट्रीयता को अगर हमको साथ में लेकर चलना है, इसको एक रखना है, तो धर्मांतरण जैसी चीज को, अभी तक बस्तर में नक्सलवाद था तो नक्सलवाद के कारण इसको थोड़ा और खाद पानी मिलता था, परंतु अब नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अभी जो सशस्त्र नक्सलवाद है वो लगभग समाप्त हो गया है, और इसलिए अब धर्मांतरण के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो धर्मांतरण करने वाली शक्तियां हैं वो या तो देश और प्रदेश छोड़कर चली जाएं, नहीं तो आने वाले समय पर लोग ही सबक सिखाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो धर्म स्वातंत्र विधेयक धर्मांतरण के विरोध में कानून बना है, वो कानून शायद देश का सबसे कठिन कानून बना है, तगड़ा कानून बना है, जिसमें सजा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और धर्मांतरण को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। एक बहुत ही सारगर्भित आपसे, जैसा मेरे को आशा थी वैसा आपने इसका प्रत्युत्तर दिया। अब एक विषय छत्तीसगढ़ से संबंधित मैं और ले रहा हूँ कि देखिए, जैसे हम यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में हर देश की एक अपनी पहचान है। स्विट्जरलैंड है तो वहां पर लोग जो है खूबसूरत जो है पहाड़ देखने जाते हैं, दृश्य देखने जाते हैं। इटली है तो वहाँ पे पुराने उनके भवन हैं, उनके चर्चेस वगैरह हैं, वो देखने जाते हैं। फ्रांस की अपने एफिल टावर है, वहाँ की अपनी एक फैशन मार्केट है, उससे जुड़ने लोग जाते हैं। तो वहाँ पर भी हर जो है देश की अपनी अपनी पहचान है। अगर हम भारत के संदर्भ में अग्रवाल जी बात करें तो भारत में भी देखिए केरल है या राजस्थान है या छोटा सा राज्य हम सिक्किम लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के उधर में, तो सबकी अपनी अपनी एक पहचान है और पूरे विश्व से वहां पर पर्यटक आ रहे हैं। पर आप देखिए कि हमारा छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध है, हमारे पास डेंस फॉरेस्ट है, नियाग्रा के टक्कर का हमारे पास चित्रकूट में वाटरफॉल है, ठीक है, जलप्रपात है। और जो अफ्रीका में जो टूरिज्म डेवलप हुआ है, यूरोप के लोग जाते हैं देखने के लिए, वैसी हमारे पास जो है जनजातीय संस्कृति है, उनका पहनावा है, उनका म्यूजिक है, उनका नृत्य है। हमारे पास विश्व को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे जब कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत गिने चुने विदेशी पर्यटक आते हैं और अंतरराज्यीय पर्यटक भी बहुत कम आते हैं। तो इतना समृद्ध होने के बाद भी हमारा जो छत्तीसगढ़ है पर्यटन के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों रह गया, ये मेरा आपसे प्रश्न है। और आप इतने अनुभवी राजनेता हैं, छत्तीसगढ़ को आपने बहुत करीब से देखा और समझा है और आपका चिंतन भी है छत्तीसगढ़ के लिए। तो छत्तीसगढ़ को पर्यटन के मानचित्र में हम कैसे ला सकते हैं, इसमें आपके क्या विचार हैं, बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ अगर हम देखेंगे तो टूरिज्म या पर्यटन के लिए जितने भी आयाम होते हैं, छत्तीसगढ़ में पहाड़ हैं, छत्तीसगढ़ में जंगल है, छत्तीसगढ़ में नदियां हैं, पानी है, छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ है, तो सभी प्रकार के आयाम छत्तीसगढ़ में हैं। परंतु कालांतर में क्योंकि छत्तीसगढ़ पिछले 40 सालों से नक्सलवाद से ग्रसित था, आज बस्तर को पूरा विश्व जानता है कि देश का एकमात्र
राज्य छत्तीसगढ़ है जहां पर 42% रिजर्व फॉरेस्ट है, 10% जंगल से घिरा हुआ है। जी और जैसा आप चर्चा कर रहे थे कि अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट है सरगुजा में, जी जो सरगुजा का जो मेन पार्ट है वो जी छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। जी छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है वहां की संस्कृति, लोक संस्कृति, वहां के अगर दंतेश्वरी माई का मंदिर है, वहां पर इंद्रावती नदी जी है, जी वहां पर टाइगर रिजर्व है। तो जी छत्तीसगढ़ में पर्यटन, राजस्थान की बात कर रहे थे आप, उत्तराखंड, और पर्यटन जो है वो एक दिन में डेवलप, पर्यटन को हमको कमाई का सोर्स नहीं बनाने की बजाय उसको प्रचार प्रसार और अपनी पहचान बनाने का सोर्स बनाना चाहिए। ये जी दुर्भाग्यजनक है कि जो सरकार में बैठे हुए अफसरान हैं वो ये समझते हैं कि कमाई नहीं हो रही है तो हम खर्च क्यों करें। अगर जी आपको छत्तीसगढ़ की पहचान बनाना है तो आपको लोगों को सुविधाएं देनी पड़ेगी। पहले तो लोग छत्तीसगढ़ के बारे में ही नहीं जानते थे। जब हम बोलते थे कि हम छत्तीसगढ़ से हैं तो लोग बोलते थे जी कहाँ, आप जी जी रांची से हैं, अच्छा आप झारखंड से हैं। जब जी हम जी बताते हैं कि हाँ भिलाई स्टील प्लांट हमारी पहचान है, तो अच्छा भिलाई स्टील प्लांट के कारण देश का पहला स्टील प्लांट कोई है तो वो जी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। लोग अब उसके जी नाम से जानने लगे हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या की जन्मभूमि है। जी छत्तीसगढ़ प्रभु राम का ननिहाल है। जी छत्तीसगढ़ में वाल्मीकि जी ने मेघदूत की रचना की थी। रामगढ़ का किला है सरगुजा में, जहां जी पर ओपन, विश्व का पहला ओपन थिएटर छत्तीसगढ़ में है। अगर जी खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय, विश्व का पहला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है। तो जी छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है। अब सिरपुर नामक जो स्थान है जहां जी पर जैनिज्म, शैविज्म और बौद्धिज्म जी तीनों, शायद देश का और विश्व का सबसे बड़ा एक्सकैवेशन हमने वहां करवाया था। जी 60 किलो का एक्सकैवेशन हुआ जी जहां जैनिज्म, शैविज्म और बौद्धिज्म मिला। अब इसको विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगी, परंतु वो पहचान बनाने के लिए हमको पर्यटन को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पर्यटन कमाई का सोर्स बने, बल्कि पर्यटन हमारी पहचान बने, और उस दृष्टि से हमको काम करना पड़ेगा। पहले ये सोचते थे कि नक्सलवाद के कारण, मैं देश भर में, विश्व भर में घूमता था, हम छत्तीसगढ़ बुलाते थे, अरे नहीं नहीं वहां तो नक्सलवाद है। जैसे उनको जी लगता था कि एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो नक्सली बंदूक लेकर एयरपोर्ट पर खड़े होंगे या रेलवे स्टेशन पर खड़े होंगे। अब धीरे जी जी धीरे वो जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो रही हैं, और वो दूर हो जी रही हैं। अभी छत्तीसगढ़ लोग आते हैं, जी बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, पूरे विश्व के लोग आते हैं, तो वहां पर पावर प्लांट लगाने आते हैं, वो वहां पर स्टील प्लांट लगाने आते हैं। आज देश का जी 26% कोयला छत्तीसगढ़ में है, देश का जी 22% सीमेंट छत्तीसगढ़ में है, देश जी का जी 30% आयरन ओवर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है, जी देश का 29% अगर लाइम स्टोन है तो वो छत्तीसगढ़ में है। तो जी छत्तीसगढ़ पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है, और छत्तीसगढ़ आने वाले समय पर देश की आर्थिक गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र छत्तीसगढ़ होगा। क्योंकि अगर हावड़े बॉम्बे रूट पे कोई भी रास्ता जाता है तो छत्तीसगढ़ होकर जाता है, और आने जी वाले समय पर वो एक बहुत बड़ा हब बनेगा कि जहां के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम करेगा। अभी रायपुर से विशाखापट्टनम का सुपर एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, और वो जी हाईवे बनने के बाद रायपुर छत्तीसगढ़ पोर्ट से भी जुड़ जाएगा। जी से जुड़ने के बाद में और बड़ा काम छत्तीसगढ़ में होगा, और छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। जी फोन लगा लें क्या? अब हाँ, मैं संजय। जो है, अब जो कार्यक्रम का जो है वो दूसरा जो है पहला पड़ाव आरंभ होता है। तो जो मैंने विशिष्ट अतिथि आरंभ आप आमंत्रित किए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। उसमें मैं सबसे पहले जो है नीदरलैंड से मैं ऋतुनंदन पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं, बहुत आदर और सम्मान के साथ। ऋतु जी, आप अपना प्रश्न जो है वो आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी के समक्ष रखिए। नीदरलैंड से संजय जी, आपने कैमरा शायद बंद किया हुआ है, तो मैं जी आप उधर कैमरा खोलिए। आप खोल सकती हैं कैमरा वैसे। जी नहीं, वो बता रहे हैं कि आपकी तरफ से कैमरा
हाँ, मैंने आपको आस्क करके भेज दिया जी। जी, ओपन हो गया आपका जी, मेरी तरफ से। हाँ, आप दिख रही है जी। या तो रितु जी, मेरा मेरा आप प्रश्न पूछे उससे पहले मेरा अनुरोध ये है कि आप डच भाषा, अब चूंकि आप नीदरलैंड की नागरिकता स्वीकार कर ली आपने, अब आप हमारी तरह भारतीय नहीं है तो एक प्रश्न जो है वो आप डच भाषा में आप कुछ जो है हमारे आज मुख्य अभ्यागत के लिए कुछ बोलिए, और उसके बाद फिर आप अपना प्रश्न जो है वो आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के समक्ष रखिएगा। पहले डच में कुछ हमें बोलिए उनके लिए। संजय जी, एक तो सबसे पहले आपका आभार, सर जी। को सादर प्रणाम। नमस्कार। मेरा परिचय जो है, ik ben die dochter van India, schoondochter van Suriname en burger van Nederland. Dus hartelijk welkom en heel erg bedankt Sanjay जी dat ik mag hier zijn en wat spreken vragen. तो इसके लिए मैं सादर प्रणाम करती हूँ आपको सर। और इतना कुछ आपके बारे में अभी सुना, और मैं छत्तीसगढ़ गई थी संजय जी और पुनीत सर और सर के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा छत्तीसगढ़। वहाँ के कुछ दर्शनीय स्थल भी देखे क्योंकि समय कम था। तो फिर वहाँ पर आप जैसे अभी संजय जी ने बताया और आपने भी बताया, तो ऐसा आभास हुआ, और मुझे ऐसा आभास हुआ, पर यह सत्य बात है कि आप माटी पुत्र कहलाते हैं। और छत्तीसगढ़ की जो मैंने वहाँ पे जनजातीय संस्कृति देखी, भाषा थोड़ी कम समझ आई, लेकिन लगा कि ये बहुत समृद्ध भाषा है, और उस भाषा के कुछ शब्द ऐसे थे जनजाति भाषा के जो हमारी सरनामी भाषा में भी हैं वो शब्द। तो मुझे लगा कि ये अभी जैसे बताया आपने और संजय जी ने बताया कि किस तरह से दूसरी सभ्यताएं या दूसरे लोग आ रहे हैं, कि जो अंतिम संस्कार है उसके लिए भी रीति रिवाज बदल रहे हैं। तो थोड़ा सा डर कहीं एक मन में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में तो बहुत समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से, बोलियां, लोक संस्कृति, ये सब कहीं लुप्त ना हो जाए सर। तो इसके संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं सर? देखिए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग बनाया गया है, और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग बनाकर जो छत्तीसगढ़ की आदिवासी बोलियां हैं, हल्बी है, गोड़ी है, भथरा है, उसमें बच्चों को 5वीं तक की किताबों में इन भाषाओं में उनको पढ़ाना शुरू किया गया है। और साथ में हमारी जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने के लिए अभी नई राजधानी रायपुर 21वीं सदी का पहला नया शहर बना, उसमें बहुत बड़ी लागत से और आदिवासी संस्कृति को सहेजने के लिए, उनकी परंपराओं को बनाए रखने के लिए वहां पर पूरा उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर को ही उसका उद्घाटन किया है। तो धीरे धीरे कर हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमको रूढ़ियों को समाप्त कर हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो विशेषताएं हैं, हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों को आने वाली पीढ़ी भी माने, और इसको हमको बनाए रखना पड़ेगा। और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी काम कर रही है, और साथ में हमारी केंद्र की सरकार भी मोदी जी के नेतृत्व में, कि हमको हमारा पुरातन वैभव भी प्राप्त करना है, और साथ में हमको नवीन जो हमारे आविष्कार हैं, हमारी नवीन जो परियोजनाएं हैं, उसको भी लागू करना है। ये दोनों काम लगातार चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जहाँ की भाषा और संस्कृति मिट जाती है, उसका वो देश हो चाहे वो प्रदेश हो, उसका नामो निशान मिल जाता है, मिट जाता है। तो हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगा कि प्रयास चल रहे हैं, और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से ये संस्कृति भी बनी रहेगी और हमारे देश का नाम भी रहेगा। और हम चाहते हैं कि नीदरलैंड से भी बहुत लोग जाएं। तो मैं डच में भी आपका आभार व्यक्त कर देती हूँ। स्वागत है आप लोगों का, नीदरलैंड से लाइए आप छत्तीसगढ़ में, बहुत बहुत स्वागत है। Ja, u heeft mijn vraag heel tevreden beantwoord. Het doet mij bevolking veel plezier om te houden dat u zich inzet voor het behoud van cultuur en Chhattisgarh en die rijke traditie
van de inheemse die tribes-traditie, gemeenschap, dat waardeer ik erom. Dus hartelijk bedankt, sir. आप हिंदी में भी बताइए आपने क्या बोला है। हम सब लोग डच नहीं जानते हैं, आदरणीय अडवाणी जी नहीं सर जानते ने हैं, थोड़ा मेरे इंग्लिश सर ने मेरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया, ऐसा कहें कि मुझे बहुत खुशी हुई और ये जानकर और भी ज्यादा खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजातीय संस्कृति को सहेजने का कार्य सर कर रहे हैं, सरकार के द्वारा भी और अपने स्तर पर भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जानकर कि इस तरह से हमारी संस्कृति बची रहेगी। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई तुल्य आदरणीय धीरेन्द्र भाई साहब को, धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी को। आदरणीय धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी। हाँ भाई साहब, ब्रिजमोहन भाई साहब। नमस्कार धीरेन्द्र जी, नमस्कार। हाँ, प्रणाम, सादर प्रणाम। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। जी और जी। मैंने वैसे भी बताया था अपने सभी साथियों को कि मैं आपको सन 82 से जानता हूँ और आपका सरल सहज 82 से 90, आप तो 90 में आया राजनीति में, बट 82 से 90 वाला भी मैंने आपका जीवन देखा है, जो जी। मतलब हर तरह के चमत्कृत चीजों के साथ भी, क्योंकि आपका खानदान पूरे छत्तीसगढ़ का आज भी ये नहीं कि केवल फाइनेंशियली रिच खानदान माना जाता है, कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे रिच खानदान माना जाता है। आज भी छत्तीसगढ़ के जितने लोग दिल्ली में हैं, सतीश अग्रवाल से लेकर के जितने पूंजीपति, वो भी अगर आपकी बात कहा जाए तो आपको सर्वोच्च मानते हैं। तो ये मेरा कहना ये है कि आप सर्वोच्च हैं सन 82 से लेकर के जब से अभी तक मैं देखता हूँ। श्रद्धेय बाबूजी अब तो नहीं रहे, लेकिन उनका श्रद्धेय बाबूजी, भाभी जी, आपके छोटे भाई साहब, जो मैंने पूरा परिवार का आपका देखा था कि एक आदमी जो इतनी ऊंचाइयों पे रहा हो, इतना पैसा रुपया सब कुछ, उसके बाद भी आप जो सुसंस्कृत रहे शुरू से, जो आपने एक वर्ग का संबंध बना के रखे। तो आपसे मेरा एक ये आग्रह है कि मैंने चूंकि आपको 82 से ऊंचाइयों पे देखा हूं, जो लोग आपको केवल अब जानते होंगे या 10 साल से जानते होंगे, उनको लगता होगा कि आप ये केवल राजनेता के रूप में ऊंचाइयों पे हैं, लेकिन मैं 82 से आपको जब से देखा हूं तब भी आप ऊंचाई पे थे और आज भी आप वहीं पे हैं। तो मेरा केवल ये है कि चूंकि आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ का, क्या मैं अगर ये कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर संस्कृति की बात की जाए, कल्चर की बात कर जाए, परंपराओं की बात की जाए, तो आप उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, नंबर 1 हैं, संबंध निभाने वालों में नंबर 1 हैं। तो आप क्या छत्तीसगढ़ को, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो आपका माइंडसेट है, उसके हिसाब से क्या छत्तीसगढ़ को आप कल्चर के रूप में, टूरिज्म के रूप में क्या उस स्तर पर ले जाने का सोच रहे हैं या नहीं? हमारा बस ये है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत, आपकी मैं लीडरशिप क्वालिटी भी देख चुका हूँ। 82 से 90 के मतलब ये लोग नेता बन जाते हैं तब होता है, आपका तो पहले से रहा। आपका टेस्ट मैं देख चुका हूँ, आपका जो रुतबा देख चुका हूँ, सब कुछ देख चुका हूँ। तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट। तो क्या हम छत्तीसगढ़ को उस रूप में देख सकते हैं जो आप एज ए इंडिविजुअल हैं? देखिए धीरेन्द्र जी, व्यक्तिगत और परिवार, और फिर उसके पास में प्रदेश और देश। हम लोगों ने जिस दिन से होश संभाला है, सार्वजनिक जीवन में काम किया है, तो हमारी कोशिश ये रही है कि हमारे प्रदेश की पहचान देश में बने और देश की पहचान विश्व में बने। और इसलिए राष्ट्र प्रथम के उद्देश्य को लेकर हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। और राष्ट्र प्रथम का जो उद्देश्य है, उसी दृष्टि से अगर हम देखें तो आज छत्तीसगढ़, अगर आप देखें तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रायपुर में एक चुनावी आम सभा में घोषणा की थी कि आप हमें 11 सीट देंगे तो हम छत्तीसगढ़ बनाएंगे, परंतु 7 सीटें बनी मिली। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य उन्होंने बनाया और आज छत्तीसगढ़ राज्य देश के चमकते हुए सितारों में है।
कि जितनी तेजी से, अगर देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ है, और देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई शहर है तो वो रायपुर शहर है। आज रायपुर या छत्तीसगढ़ में आने वाले 10, 15, 20 सालों के बाद जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ पहचान में नहीं आ रहा है, छत्तीसगढ़ बदल गया है। रायपुर में तो इतनी प्रगति होगी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। आज अगर सेकंड क्लास सिटी में पूरे देश में रहने लायक शहर किसी को माना गया है तो रायपुर को माना गया है, और यही वहां की संस्कृति है, यही वहां की संस्कार है, वहां के भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की पहचान पूरी देश और दुनिया में बन रही है। और हमारी भी कोशिश यही है कि छत्तीसगढ़ का जो रहन सहन है, छत्तीसगढ़ के जो संस्कार हैं, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का जो सादगी है वो बनी रहे और वो छत्तीसगढ़ की पहचान बने। इस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बृजमोहन भाई, मेरा ये कहना है कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो कुछ भी है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के एक राजनेता हैं और एक ऐसे राजनेता हैं कि आप किसी वजह से नहीं जाने जाते हैं, आप एज ए बृजमोहन अग्रवाल जाने जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। आप पहले बृजमोहन अग्रवाल जाने जाते हैं, फिर आप जाने जाते हैं कि आप किस पार्टी से हैं। तो जो आपका व्यक्तित्व रहा है शुरू से, आज आपका श्रद्धेय पिताजी का, आपके पूरे परिवार का, जो आपका नाम रहा है, और मुझे ताज्जुब ये होता है कि सन 82 वाला नाम आज भी, क्योंकि दिल्ली, आपके छत्तीसगढ़ के काफी पूंजीपति ने दिल्ली में भी अपना रिहाइश बना लिया है, तो किसी से भी बात होती है तो वो आपका नाम, मतलब जैसे कभी कभी नेताओं के ऊपर एक छीटाकशी हो जाती है। एक आदमी को मैंने नहीं देखा ये कहते हुए कि वो बड़े आदर सम्मान के साथ आपका नाम आज भी वैसे ही लेते हैं। तो ये जो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ और रायपुर अच्छी जगह, वो इसलिए भी तो हो सकता है कि सन 82 से तो मैं जान रहा हूँ, उसके पहले से आप और आपका परिवार जिस तरीके से, मैं तो ये भी कहूंगा कि फाइनेंशियली भी पूरे छत्तीसगढ़ को तन मन धन से अपने को लुटाने में लगा रहा है, तो ये एक कारण ये भी है कि आप जिस जगह का राजनेता ऐसा हो, जिसने निस्वार्थ सेवा किया हो, जिसके बारे में आज तक कोई एक कलंक ना हो, जिसके बारे में आज तक पीठ पीछे किसी ने बुराई ना की हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे यहाँ तक कि मैं चैलेंज साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस का भी कोई आदमी आपके अगेंस्ट नहीं बोल सकता। मुझे टीटू में भी याद है, मानस चंद अग्रवाल वगैरह, सिद्दीकी जी, ये लोग कांग्रेस से थे, बट वो आपके खिलाफ कभी नहीं बोले, जबकि वो उम्र में भी वरिष्ठ थे, सब कुछ थे। तो ये आपने कैसे बैलेंस किया, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब हम सबको सीख लेनी है कि आपने दोनों को सामंजस्य कैसे बिठाया, और आज भी आपके खिलाफ एक बोलने वाला नहीं है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये तो हमारे परिवार का संस्कार है और हमारे पूर्वजों का संस्कार है, और साथ में मध्य प्रदेश में जो हमने राजनीति की, उस राजनीति में कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, उनका ये कहना होता था कि जो विरोधी दल के लोग हैं वो आपके दुश्मन नहीं है, वो प्रतिपक्ष है, उनका काम है विरोध करना, और इसलिए कभी आप उनको दुश्मन मत मानिए, उनके साथ भी आप संबंध बनाकर रखिए और वो कभी ना कभी आपके काम आएंगे। और इसको जो हमको मध्य प्रदेश में संस्कार मिले और जो परिवार के संस्कार मिले, क्योंकि जो पिताजी थे वो कभी राजनीति में नहीं रहे, उन्होंने विनोबा भावे जी के साथ काम किया, उन्होंने गौ सेवा का काम किया, उन्होंने समाज का काम किया, तो हमेशा उनकी तरफ से भी ये हिदायत होती थी कि हमारा कभी राजनीति करो, चुनाव लड़ना अपनी जगह है, परंतु लोगों के साथ में संबंध जो है वो कभी खराब नहीं होने चाहिए। और लगभग अमूमन आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसा रहा, उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा, और आज छत्तीसगढ़ भी लगभग राजनीतिक दुश्मनी से अभी भी बहुत कुछ दूर है। और यही हमारी कोशिश भी है कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो नई पीढ़ी राजनीति में दुश्मनी ना करे, राजनीति में विकासवाद के रास्ते पर चले, तो निश्चित रूप से हम प्रदेश का भी और देश का भी भला कर पाएंगे। अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार प्रवीर भट्टाचार्य जी को। प्रवीर भट्टाचार्य जी, आपका प्रश्न। प्रवीर भट्टाचार्य जी, प्रवीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रवीर
प्रवीर, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ मैं। चलिए, क्यों व्यवधान है मैं समझता हूँ, तो मैं नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ, प्रवीर जी, आपका प्रश्न, आप प्रश्न रखिए। जी 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 जी। सांसद महोदय, अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की बात कहते हुए रायपुर का उल्लेख किया। कहीं आपको नहीं लगता कि सारा विकास सिर्फ रायपुर में सिमट कर रह गया है? बिलासपुर, कोरबा या अन्य जो जिले हैं वो इस मार्ग में कहीं उपेक्षित रह गए? देखिए प्रवीर जी, उपेक्षित कोई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो विकास सब जगह हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव में भी विकास हो रहा है। परंतु हाँ, ये बात सही है कि हमारे बिलासपुर है, वहां पर भी विकास हो रहा है, कोरबा में भी हो रहा है, सरगुजा में भी हो रहा है, रायगढ़ में भी हो रहा है। परंतु मैं ये मानता हूं निश्चित रूप से कि रायपुर के बाद बिलासपुर में जिस तेजी से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और आज उसकी आवश्यकता है। सरगुजा उससे ज्यादा विकसित हो रहा है, रायगढ़ विकसित हो रहा है, दुर्ग, क्या भिलाई, कारण लगता है आपको? राजनांदगांव आपको इसका विकसित हो रहा है। कारण क्या लगता है? इसका कारण मुझे लगता है कि वहां की जो कल्चर है, वहां के जो लोग हैं, और वहां पर जो राजनीतिक कहीं ना कहीं वैमनस्यता है, वो वैमनस्यता वहां के विकास को पीछे कर रही है। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको विकास के मामले में एक होना चाहिए। और विकास के मामले में अगर हमको सामूहिक रूप से भी काम करना पड़े तो सामूहिक रूप से भी एक होकर काम करना चाहिए। क्योंकि जनता जो है उसको इससे मतलब नहीं है कि आप किस राजनीतिक दल से हैं, आप क्या हैं। जनता को चाहिए काम, जनता को चाहिए विकास। और जनता को काम और विकास अगर आप करेंगे तो आप जनता के बीच में अपना स्थान बना पाएंगे। एक सवाल और करना था कि आपने अभी मतांतरण की बात की थी। प्रदेश में इसका प्रकोप तो है, आप भी जानते हैं, लेकिन मैंने देखा है धरातल पे जो लोग इसके लिए लड़ते हैं, इसके साथ मैं गौरक्षा को भी जोड़ूंगा, उन्हें अपेक्षित सहयोग तो मिलता नहीं, उल्टे प्रशासन की ओर से परेशान किया जाता है। सड़कों पे गायों की समस्या है, ये भी दूर नहीं हो रही है, पर्यटन के रास्ते में भी अड़चन है। क्या लगता है इस दिशा में किस तरह के काम होने चाहिए? देखिए, अपेक्षित उपेक्षित ये शब्द तो परमानेंट है। जिसको कुछ मिलता नहीं है वो बोलता है मैं उपेक्षित हूं, और जिसको बुलाया नहीं जाता उसको कहा जाता है कि आप अपेक्षित नहीं है। तो ये स्थिति नहीं होती है। हमको अगर हम काम करेंगे, देखिए मैं ये मानता हूं कि जो काम करेगा उसको कोई उपेक्षित नहीं कर सकता। आप काम करते रहें। आज के समय पर सबसे, ये सोशल मीडिया का जमाना है, आज के समय पर ये आईटी का युग है। हर कोई अपना नाम चाहता है, पेपर में छपना चाहता है, फोटो लगाना चाहता है। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग हम देखते हैं कि उनके फ्लैक्स लग जाते हैं उनके जन्मदिन पर। अरे आम जनता को आपके जन्मदिन से क्या लेना देना है? तो लोग जो आजकल ये नाम और प्रचार, इसका जो जमाना है, इसके कारण और उनको जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जो लोग काम कर रहे हैं, साइलेंटली काम कर रहे हैं, उनको तो लोग जानते भी नहीं है, उनको लोग पहचानते भी नहीं है, और वो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्षारोपण कर रहे हैं तो बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, गायों को, सड़कों पे घूमने वाली गायों को चारा खिला रहे हैं तो बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, गर्मी में पक्षियों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं तो बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। तो लोग अब जो है सेवा कम और प्रचार का माध्यम लोगों ने ज्यादा बना लिया है। इसलिए हमको लगता है कि ये उपेक्षित हैं या अपेक्षित नहीं है। तो सेवा करने वाला जो है, जिस दिन वो किसी अपेक्षा के साथ में सेवा करेगा तो फिर वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और बिना अपेक्षा के साथ में वो सेवा करेगा तो हमेशा वो सुखी रहेगा और उसका नाम भी होगा। क्योंकि आजकल लोगों का विश्वास धीरे धीरे बहुत सारे ये सो कॉल्ड दिखावेबाजी या पोस्टरबाजी के कारण बहुत सारे लोग, अरे ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग सिर्फ फोटो छपवाते हैं। तो इसलिए ये स्थिति बन रही। देखिए, मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि हमें उनके अनुभव का, जो उनको आमंत्रित करने का जो मेरा जो कारण था, बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न भी किया था कि आपका कार्यक्रम साहित्य और संस्कृति का है, आप बृजमोहन जी को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं। तो आज जो कार्यक्रम मेरे यहाँ देख रहे होंगे, इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे होंगे, वो मुझसे सहमत होंगे कि मैंने उन्हें क्यों आमंत्रित किया।
देखिए उनसे हमको बहुत कुछ सीखने मिला। जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग काम करते हैं, व्यर्थ का दिखावा करते हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि आपको जनता में असीम लोकप्रियता चाहिए, जैसी आदरणीय बृजमोहन जी के पास है, कि उनके क्षेत्र की जनता उनको प्यार करती है, उनसे स्नेह करती है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर करती है, तो यह स्नेह पाने के लिए जो है क्या करना चाहिए, वो गुरु मंत्र आज उन्होंने हम सबके समक्ष हम सबको दिया। अब मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ में प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी को आमंत्रित करता हूँ। आप जो है हमारे द फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट में भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, उसके फाउंडर हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत आदर सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार और प्रश्न जो है आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी के समक्ष रखें। आदरणीय पुनीत बिसारिया जी। आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है पुनीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, नमस्कार आप आ रही है आवाज। भाई साहब प्रणाम। मैं प्रोफेसर हाँ पुनीत नमस्कार बताइए। बिसारिया, मैं बुंदेलखंड जी विश्वविद्यालय बताइए। झांसी में हिंदी का एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ाता जी हूँ। जी और हम लोगों ने द फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट नाम के एक ट्रस्ट की स्थापना की है 2019 जी में, जिसमें जी छत्तीसगढ़ से हमारे संजय अनंत जी हमारे उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव जी 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 भी उपाध्यक्ष हैं। और एक बड़ी हमारी जो है संगठन के रूप में ये शक्ति हो रही है। अभी आपकी पूरी बातचीत जी में बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही जो मुझे मेरे मतलब की लगी। एक तो ये कि दुनिया का पहला ओपन थिएटर छत्तीसगढ़ में था, और दूसरी बात ये है कि जी दुनिया की पहली म्यूजिक यूनिवर्सिटी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में खोला गया, जो छत्तीसगढ़ में है। जी तो मेरे मन में एक बात ये उठती है कि विश्व में आज तक एक भी फिल्म यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हम द फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट एक जो है हमारा संकल्प है कि हम एक फिल्म विश्वविद्यालय खोलें, फिल्म यूनिवर्सिटी खोलें। तो और हमने छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत ही युवा, उत्साही और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लेखक, अभिनेता और फिल्म निर्देशक योगेश अग्रवाल को अपनी छत्तीसगढ़ इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो वहां पर काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि हम छत्तीसगढ़ में दुनिया की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी खोलें। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने का भी कुछ कहना है कि वहाँ पर जो उनके विचारधारा है उसके अनुरूप फिर वो जो वीडियो गेमिंग वगैरह है उसके भी कोर्सेज लाएं। एआई अब जो जमाना है, एआई के कोर्सेज लेकर आए। फिल्म के अलावा, फिल्म के तो बहुत से पक्ष हैं। हमने 31 विभाग और 18 फैकल्टीज, संकाय निर्धारित किए हैं जो उस विश्वविद्यालय में होंगे। तो एक बड़ी फैकल्टी होगी और बहुत सारा उसमें सेटअप होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार के आप प्रतिनिधि के रूप में हमारी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, हमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए बिसारिया जी, आज का समय जो है वो इन्वेस्टमेंट का समय है, निजीकरण का समय है, और इसमें आपको कुछ निजी लोगों को शामिल करना चाहिए कि जो लोग इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए तैयार हों। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आपको जो सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता, भी फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ में निर्माण होना शुरू हुआ है, उसके टेंडर भी हुए हैं, उसमें भी आप सहयोग कर कर आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आप जो चाहते हैं उसमें सजेशंस देकर उसके माध्यम से भी आप पूरा करवा सकते हैं। और कुछ निजी लोगों को हम इसमें शामिल कर कर इस काम को करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की जो क्रिएटिविटी के काम होते हैं वो क्रिएटिविटी के काम सरकार के भरोसे नहीं हो सकते। उसको तो कोई ना कोई, किसी विश्वविद्यालय में भी अच्छा वाइस चांसलर आता है तो अच्छा काम कर जाता है, और कोई अच्छा नहीं होता तो फिर वो अच्छा काम नहीं होता है, बदनामी होती है। तो आप प्राइवेट लोगों को शामिल करिए और विश्वविद्यालय का पूरा प्रारूप आप बनाकर अगर छत्तीसगढ़ में लाते हैं, सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो सहयोग हम आपको वहां पर करवाएंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम बहुत जल्द अपना एक विस्तृत प्रस्ताव आपके समक्ष डॉक्टर संजय अनंत जी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
बाकी चीजें तो हम लोग देख लेंगे। हम किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोई जमीन की व्यवस्था हो सकती है या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मिल सकता है, इस तरह की चीजें हम चाहते थे आप कि पहले आपसे प्रोजेक्ट कुछ। बनाइए, जी आप जी पहले प्रोजेक्ट बनाइए, डीपीआर बनाइए, जी जी क्या क्या ठीक है। करेंगे, कैसा कैसा करेंगे उसको, जो टेक्निकल रूप से जितना साउंड होना चाहिए वो आप हम बनाइए। पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी इकाई के और भी मेंबर्स यहाँ पर हैं। सेक्रेटरी प्रभाष श्रीवास्तव जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस अनुपम सहाय जी भी आ गए हैं, सुनंदा सक्सेना जी जुड़ गई हैं। तो हम लोग बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में आपसे भेंट भी करना चाहेंगे और पूरा डीपीआर लेकर आपसे मिलना चाहेंगे। समय संजय जी ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव हमारा जो है कार्य रूप में परिवर्तित हो सकता स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी, एक प्रश्न जो आना था टोक्यो जापान से आपके लिए आने वाला था, पर उसमें अभी मुझे सूचना आई है कि वहाँ उनके यहाँ कुछ जो है जापान में अभी कुछ मौसम का अचानक प्रॉब्लम आने से वो टोक्यो में वो प्रयास कर रही है जुड़ने का। वो जुड़ी हुई थी डॉक्टर रमा शर्मा जी, जिनके विषय में मैंने आपको बताया था और मैंने आपका परिचय भी उनसे कराया, शुरू में उनका परिचय भी दिया था। वो जुड़ नहीं पा रही है, पर उन्होंने मुझे प्रश्न जो है वो जो है व्हाट्सएप में लिखा है, और व्हाट्सएप में जो प्रश्न लिखा है वो मैं आपके समक्ष उनकी तरफ से रख रहा हूँ। उनका कहना ये था कि उन्होंने अभी, जैसा कि अभी मैंने छत्तीसगढ़ के पर्यटन के विषय में बात करी, तो उनका प्रश्न ये था कि क्या जापान में छत्तीसगढ़ सरकार कोई ऐसा कार्यक्रम करे या कोई ऐसा कोई प्रेजेंटेशन दे जिससे जापान के लोग, उनकी भी एक दो संस्थाएं हैं जिनसे वो जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा कोई कार्य वहां हो सकता है क्या टोक्यो में, जापान में, टोक्यो राजधानी है वहां पर, कि जापान के लोगों के मध्य जो है हम छत्तीसगढ़ का कोई प्रेजेंटेशन दे और वहाँ के जो लोगों का एक समूह जो है छत्तीसगढ़ आए, विजिट करके जाए। और उसके बाद तो आप जैसा जानते हैं कि मौत पब्लिसिटी के ऊपर सब लोग जो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। जो लोग यहाँ से देख कर जाएंगे, अगर उन्हें अच्छा लगेगा, वो संतुष्ट होंगे, तो निश्चित ही अपने और मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ भेजेंगे। तो ऐसा क्या कोई कार्यक्रम हो सकता है क्या? ये उनका हो सकता है। वो वहाँ की जिन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं जापान की, उस संस्थाओं की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को प्रपोजल भेजें, उसकी कॉपी मुझे भी दें, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधि मंडल या छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रोड शो जापान में हो सकता है, और उसके माध्यम से वहां के लोगों को हम आकर्षित कर सकते हैं। परंतु वहां की किसी संस्था को इसके लिए आमंत्रण या प्रस्ताव देना होगा, तब ये संभव होगा। क्योंकि कोई भी राज्य सरकार जब किसी दूसरे देश में जाती है तो वहां का आमंत्रण चाहिए। मैं पर्यटन मंत्री के रूप में विश्व के कुछ देशों में गया हूं, मैं जापान भी गया हूं, जर्मनी भी गया हूं, इटली भी गया हूं, इंग्लैंड भी गया हूं, अमेरिका भी गया हूं, तो वहां का इन्विटेशन होता है तो हम जा पाते हैं। जी, और मैं समझता हूँ कि जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो मेरी इस बात से सकती है। अगर एक बार हमारे छत्तीसगढ़ में, खासकर हमारे जो छत्तीसगढ़ के दर्शक जुड़े हुए हैं, वो निश्चित तौर पे इससे सहमत होंगे कि एक बार विदेशी पर्यटकों का आना शुरू हो जाए तो शायद हम केरल या राजस्थान से कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत कुछ है पर्यटन की दृष्टि से विश्व को दिखाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि चूंकि रमा जी नहीं जुड़ पाई, इसलिए उनका प्रश्न मैंने उनकी तरफ से जो है आदरणीय विजयमोहन अग्रवाल जी के समक्ष रखा। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब मैं वापस लौट रहा हूं। अभी तक तो विशेष प्रश्न जो हमारे विशेष अतिथियों ने पूछा, अब मैं वापस आपकी तरफ लौट रहा हूं। अब मेरे कुछ प्रश्न हैं जो अंतिम दौर के हैं, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अग्रवाल जी, पहला जो मेरा प्रश्न होगा वो ये है कि देखिए, आपका एक बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी एक पहचान है। तो आज उम्र के इस पड़ाव में जहां पर आप खड़े हैं, तो आप अपने अतीत को किस रूप में देखते हैं, अपनी जीवन यात्रा को, एक राजनीतिक यात्रा को, एक सामाजिक जीवन में जो आपने कार्य किया है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और करना चाहते हैं? ये मेरे प्रश्न का पहला भाग है। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि छत्तीसगढ़ के लिए आपका स्वप्न क्या है? जैसे मोदी जी का एक विजन होता है, वो हमेशा बोलते हैं देश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो देश के लिए उनका विजन होता है। तो छत्तीसगढ़ के एक प्रभावशाली नेता के रूप में, जिसका एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत जनाधार भी है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे नेता के रूप में आप क्या सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए आपका विजन क्या है? तो ये मेरे दोनों प्रश्न हैं, आप चाहें तो इसका विस्तार से उत्तर दे सकते हैं। देखिए, विकास, उससे कभी किसी को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो संतुष्ट हो जाएगा तो ये मान लीजिए उसकी
यात्रा समाप्त हो गई। जी अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, यात्रा लंबी करना है, तो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और संतुष्ट नहीं होंगे तो आप काम करेंगे, और काम करेंगे तो लोगों को संतुष्ट करिए, आप संतुष्ट मत होइए। और इसलिए विकास जो है वो तो उसकी ऊंचाइयां आसमान तक है, और इसलिए कभी आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी ताकत, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो हमेशा हो, परंतु कोशिश, आपकी बोलते हैं कि कोशिशें ही कामयाब होती हैं, और इसलिए जी कोशिश में कोई कमी नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि मैं तो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं पर, बाकी को भी कहता हूं कि आपके पास लोग आते हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपके साथ उम्मीदों के साथ में आते हैं, आपके साथ में अपेक्षाओं के साथ में आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनके कामों को पूरा कर सके, उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके, उनकी उम्मीदों को पूरा कर सके, परंतु उनको लगना चाहिए कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि जीवन जो है वो हमेशा छात्र बनकर आप सीखने की कोशिश करिए, और हमेशा आप लोगों के लिए उनको संतुष्ट करने की कोशिश करिए। आप संतुष्ट मत होइए, लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। और आज जो छत्तीसगढ़ है, आज छत्तीसगढ़ में लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लोहे की फील्ड में आ रहे हैं, सीमेंट के फील्ड में आ रहे हैं, कोयले की फील्ड में आ रहे हैं, पावर के फील्ड में आ रहे हैं, परंतु आज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पैदा होते हैं पूरे बस्तर में, पूरे सरगुजा में। उनके आधार पर फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। हमारे यहाँ जो चावल पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, उसके आधार पर फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, डाउन स्ट्रीम में फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। और साथ में छत्तीसगढ़ में आज भी एजुकेशन, हेल्थ, और हमारा बस्तर और सरगुजा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र आज भी रेलवे से, रोड के नेटवर्क से, कनेक्टिविटी से आज भी जितना वहां पर होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। और बस्तर तो नक्सलवाद के कारण नहीं हो पाया। तो जिस दिन हम रेल नेटवर्क से, रोड नेटवर्क से और इंटरनेट के नेटवर्क से हम जुड़ जाएंगे, उस दिन हमारा छत्तीसगढ़ और तेजी से विकसित होगा, और छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और छत्तीसगढ़ विकसित भारत के साथ साथ में विकसित छत्तीसगढ़ भी बनेगा। और जो कहते हैं ना कि महाराष्ट्र बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, हरियाणा बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, कर्नाटक बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो आने वाला समय पर हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में भी लोग चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। यही हमारी सोच है, और इसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। आपको अनंत जी, संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस गोष्ठी में जोड़ा और जोड़कर सबसे कनेक्शन करवाया, और जो हमारी भावना है उसको आपने लोगों के सामने रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी, जब हमने आपको आमंत्रित किया था तो हम लोग यही सोच रहे थे कि आप एक राजनेता हैं, ठीक है, इतने बड़े पदों पर रहे हैं, हम लोग सब लोग जो है साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जब आपसे बात करेंगे तो वो घनिष्ठता, वो एकात्मकता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, परंतु आपने हमारे सारी शंकाओं को धरा रहने दिया, और जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है वैसे आज हमारे बीच में आप घुल गए। बहुत आनंद आया आपसे बात करके, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनका उसमें अधिकांश प्रश्न नहीं है, उन्होंने जो कुछ प्रश्न किए वो मैं अधिकांश आपसे पूछ चुका हूँ, तो वो भी बड़े संतुष्ट भाव से आज आपका इस कार्यक्रम को देखे, और उन्हें बहुत आनंद आया आपको हमारे मध्य पाकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं अपने कार्यक्रम में फिर से आपको आमंत्रित करूंगा। इसमें फिर हम अभी ऐसा लग रहा है कि जो चर्चा चलती रहे, कम ना हो, और भी हम आपसे प्रश्न करें और आप हमारे बीच में इसी तरह से जुड़े रहें, ये भाव हमारे मन में आ रहा है। हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे जूम में भी जुड़े हुए हैं, हमारे अतिथि लोग, सबके मन में यही भाव है, परंतु समय का एक मर्यादा होती है हर कार्यक्रम की। बहुत आनंद आया आपके साथ, मैं निश्चित ही आपको फिर से अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो मित्रों, ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने बड़ी ही
बड़े ही नम्रता से और बड़े ही साफ मन से, शुचिता से अपने प्रश्नों का उत्तर दिया, मेरे प्रश्नों का, और जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए थे उनके प्रश्नों का भी उत्तर दिया। आप रिजवान जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विशिष्ट अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में मेरे जो मित्र हैं जुड़े, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और कार्यक्रम समाप्त करने की मेरे संजय जी, बहुत आपको, आपकी पूरी टीम को, सभी जुड़े हुए लोगों को, जितने लोग उन्हें सुन रहे हैं, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और चर्चा से ही आगे का रास्ता निकलेगा, हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।